एक्सरसाइज 12 की बात मैं कर रहा हूँ। न्यू चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं इनके अनुप्रयोग। बायोटेक्नोलॉजी का आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा था, कैसे क्या होता है। आइए मैं बताऊं उस प्रोसेस के जरिए या बायोटेक्नोलॉजी का किस किस क्षेत्र में हम प्रयोग कर सकते हैं, इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं, इनके बारे में डिटेल्स बताऊं इस चैप्टर में। खासकर देखा जाता है जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, उसका प्रयोग करके कई तरह के विकास, जैसे एज एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो, पादप हो, जंतु हो, इनमें अत्यधिक रूप से प्रयोग करके जैविक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका अनुप्रयोग देखा जाता है ऐसे संरचनाओं को प्राप्त करने में किया जाता है, GMO को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र है, हर तरीके के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल धीरे धीरे किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में उच्च पैदावार बढ़ाने के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में कीटरोधी इंसेक्टिसाइड जिसको आप कहते हैं, इतना ही नहीं, अलग अलग तरह के वैक्सीन बनाने में, अलग अलग एंटीबायोटिक्स बनाने में, अलग अलग चिकित्सा की पद्धति इस्तेमाल करने में, ये सब में इस्तेमाल किया जाता है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। तो क्यों ना मैं आपको एक एक करके बताऊं। सबसे पहले कृषि क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है उस पर फोकस करूं, तब चिकित्सा क्षेत्र में लेके चलूंगा। पहले कृषि क्षेत्र में आइए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कृषि क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है। कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखें तो उच्च पैदावार वाली किस्में के उत्पादन में या उसको प्राप्त करने में, दुर्लभ संकर की प्राप्ति करने में, जीन स्थानांतरण करने में बायोटेक्नोलॉजी का खूब प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर भ्रूण संवर्धन टेक्निक है, या कृत्रिम बीज का उत्पादन है, या प्राकोष संवर्धन है, या ऑर्गेनिक पादप का उत्पादन है, ये सब तभी संभव है जब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के द्वारा ऐसे चीजों का उत्पादन आसानी से कराया जा सकता है। वैसे आप जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जीन स्थानांतरण आनुवांशिक अभियांत्रिकी विधि द्वारा होता है। अगर ऐसा जीन जो दूसरे जीवों से, ऐसा जीन जिसे दूसरे जीवों से कृत्रिम विधि द्वारा आनुवांशिक अभियांत्रित माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, ऐसे जीन को ट्रांसजीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? TRANSGENE, ट्रांसजीन कहा जाता है। जब इस ट्रांसजीन का इस्तेमाल पादप उगाने में, फसलें प्राप्त करने में किया जाता है, फसलों को उत्पन्न कराने में किया जाता है, तो वैसे फसल को जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक फसल कहा जाता है। और ऐसे फसल से प्राप्त खाद्य पदार्थ को GM फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या अनाज कह सकते हैं आप, यानी कि आप ट्रांसजेनिक अनाज कह सकते हैं। लेकिन इस तरह के पौधे बनाने से उपयोग क्या, इसका फायदा क्या, लाभ क्या, तो कई तरह के इसके उपयोगी साबित होता है। एक एक करके मैं आपको बताऊं। सबसे पहला तो रासायनिक कीटनाशक एवं पीड़कनाशक पर निर्भरता कम, क्योंकि हम जानते हैं रासायनिक पदार्थ हमारे पौधे से लेकर जीव जंतु से लेकर मिट्टी तक को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे रासायनिक कीटनाशक, पीड़कनाशक की निर्भरता कम हो जाएगी पौधे में। इतना ही नहीं, इस तरह की विधि के द्वारा हम पीड़कनाशक प्रतिरोधी पौधा हम उत्पन्न करें, कीटनाशक प्रतिरोधी पौधा उत्पन्न करें, तो इस तरह की इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रासायनिक पदार्थ का। दूसरा चीज, सूखा, अत्यधिक जो सूखापन होता है, लवण होता है, ताप होता है, इससे अधिक सहनशीलता वाले पादप किस्म का उत्पादन किया जा सकता है। तीसरा चीज आप देखें, खाद्य पदार्थ में पोषण स्तर में वृद्धि कैसे। आज की डेट में जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा देखा गया है विटामिन A युक्त चावल तैयार किया गया, इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। याद रखेंगे, सुनहरा चावल। खासकर इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। वैसे भी आप जानते हैं अनाज के दाना में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, लेकिन विटामिन का उसमें उत्पन्न होना, विटामिन की उपस्थिति, ये बताता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा चीज आप देखते हैं, पौधे में खनिज उपयोग की क्षमता बढ़ जाती है। जब खनिज उपयोग की क्षमता बढ़ेगी, पादप उत्पादकता बढ़ जाएगा। और पांचवा चीज, कटाई के बाद देखा जाता होने वाले कई तरह के नुकसान, उनको भी रोका जाता है। तो ऐसे ऐसे उपयोग कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिकली जो फसल्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड GM फसल्स, इसका कहीं कहीं उपयोग है।
आइए मैं कुछ और बताऊं, कीट प्रतिरोधी पौधा क्या होता है इसके बारे में जानकारी। आइए मैं कीट प्रतिरोधी पौधा का चर्चा करूं, यानी इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा देखा जाता है कि जीन का स्थानांतरण करके, कीट प्रतिरोधी जीन का स्थानांतरण करके नए पादप तैयार किए जाते हैं, उसी को आप इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट कह सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है एक जीवाणु का, जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु। देखा जाता है इस तरह के जीवाणु से एक विशेष तरह के प्रोटीनस विषैला पदार्थ निकलता है, जिसको कोड किया गया बीटी से, बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थुरिंजिएंसिस। ये बीटी जीन जो होता है, इसका स्थानांतरित करके कीट प्रतिरोधी यानी कि बायो इंसेक्टिसाइड प्लांट का तैयारी की जाती है। उसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, जिसको बीटी कपास के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सा कह सकते हैं, बीटी जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा कपास के पौधे में स्थानांतरित कर बायो इंसेक्टिसाइड्स बनाया जाता है, जिसे बीटी कॉटन नाम दिया गया। सिंपल सा आप कह सकते हैं। देखा जाता है इस जीवाणु के कई नस्ल, कई जो वैरायटी होते हैं बैसिलस थुरिंजिएंसिस के, इससे जो विषैले पदार्थ निकलते हैं वह कीट को नष्ट करता है। विषैले पदार्थ बीटी जिब्बिस आप कह सकते हैं, उसको बीटी प्रोटॉक्सिक पदार्थ कह सकते हैं, विषैला पदार्थ कह सकते हैं, लेकिन यह कुछ विशेष तरह के कीटों को नष्ट करता है। एज एग्जाम्पल लेपिडोप्टेरॉन, जो कि तंबाकू की कलिका पर कीड़े के रूप में रहते हैं। दूसरा कॉलिप्टेरॉन्स, ये समूह बीटल्स का होता है। तीसरा डेप्टेरॉन्स, खास करके मक्खी मच्छर के समूह डेप्टेरॉन्स अलग से होते हैं। इन सबको नष्ट करता है। कैसे नष्ट करता है? ये जो बीटी जिब्बिस है, खास करके कीट के मध्य, जो मिडिल इंटेस्टाइन होता है, मध्य आपके एपिथेलियल सेल्स की सतह पर जाकर चिपक जाता है, और चिपकने के फलस्वरूप वहां पर होल यानी छिद्र युक्त बना देता है, और धीरे धीरे वह फट जाता है, और फटने के कारण कीट की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से कीटनाशक के रूप में ये इस्तेमाल होता है। दूसरा चीज आपको मैं बता दूं, ये जीन जो होते हैं बीटी जीन, ये कीट समूह विशिष्ट होते हैं, इसलिए किसी विशेष जीन का चयन अगर किया जाए तो वह निर्भर करता है फसल और कीट पर। उसके द्वारा निर्भर करता है जो किस तरह के जीन का चयन हो और कैसे फसल और कैसे कीट पर यह काम कर सकता है। आइए मैं आपको बताऊं कि यह जीन का कई तरह के रूप है, उनको मैं बताऊं और किस किस पर इस्तेमाल था। एग्जाम्पल मैं बात कर रहा था आपका जीन बीटी टॉक्सिन, जिस जीन के द्वारा कूटबद्ध होता है वह जीन क्या कहलाता है? CRY, क्राई। स्मॉल सी है, स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इनका जो उत्पाद होगा उनको भी क्राई प्रोटीन कहेंगे, उसमें कैपिटल C आता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इस क्राई जीन का अलग अलग तरह के रूप देखे गए जो अलग अलग फसल पर इस्तेमाल किया जाता है सुरक्षा के लिए। कैसे? एक एग्जाम्पल मैंने दिया है क्राई 1AC और क्राई 2A। ये दोनों तरह के जो जीन है, इनको इस्तेमाल किया जाता है आनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा कपास के पौधे में, और कपास के पौधे में इस जीन के द्वारा उत्पन्न जो बीटी टॉक्सिक पदार्थ होता है वह उस कपास के पौधे को बॉल वर्म से बचाता है, जो नष्ट होने से फसल को बचाता है। दूसरा मैंने बताया है क्राई 1AB। ये जो जीन का प्रकार है, ये जीन को अगर आनुवांशिक अभियांत्रिक विधि द्वारा इंजर्ट किया जाता है मक्का फसल में, तो मक्का फसल को मक्का भेदक यानी कॉर्न बोरर से बचाता है। इसके उत्पाद जो क्राई और 1AB जीन है, इनसे जो बीटी टॉक्सिन निकलेंगे, बनेंगे, वह खासकर मक्का के पौधे को कॉर्न बोरर, मक्का वेदक, तना वेदक से बचाता है। आइए मैं इस तरह से आपको कीट प्रतिरोधी पौधा के बारे में जानकारी दिया। मैं आपको बताऊं पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या होता है, उससे कैसे बचते हैं। आइए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में बात करूं। पीड़क प्रतिरोधी पौधा इसमें विभिन्न प्रकार का सूत्र कृमि, सूत्र धागा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है कृमि का, इसको इंग्लिश में निमेटोड कहा जाता है। तो अनेक तरह के जो आपके सूत्रकृमि है, कई तरह के पौधे के परजीवी होते हैं। उसी में से एक विशिष्ट तरह के सूत्रकृमि का चर्चा कर रहा हूँ, म्लाडोगैना इनकॉग्निसिया। ये एक सूत्रकृमि का नाम है, एक निमेटोड का नाम है। खास करके यह तंबाकू के जड़ों में संक्रमण उत्पन्न करके तंबाकू के पैदावार को बहुत कम कर देता है, यानी हानिकारक सूत्रकृमि है। देखा जाता है इस सूत्रकृमि से बचाव के लिए जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया खासकर आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया पर आधारित है। अब सोच रहे RNA अंतरक्षेप क्या है?
आरएनए अंतरक्षेप, इसको इंग्लिश में आप आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं, शॉर्ट में आरएनए आई कहते हैं। सिंपल सा इस तरह की प्रक्रिया में क्या होता है, यह एक यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोट्स वैसे कोशिका जिसमें केंद्रक सुविकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में एक सुरक्षा की विधि है, खास करके इसमें होता क्या है, विशिष्ट एमआरएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, मैं ये भी समझाऊंगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्योंकि अभी तक आपने नहीं सुना होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाती है और इसके फलस्वरूप एमआरएनए का स्थानांतरण रुक जाता है। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए का स्रोत क्या है, तो विभिन्न प्रकार के संक्रमण उत्पन्न करने वाले वायरस में पाए जाने वाले आरएनए जीनोम या ट्रांसपोसोम्स के रेप्लिकेशन के फलस्वरूप बनने वाली मध्यवर्ती आरएनए, ये सभी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने का स्रोत होता है, सोर्स होता है। इसके बारे में आपको बताऊं कैसे इसको, तो आपको याद होगा एग्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु था। एग्रोबैक्टीरियम संवाहक को इस्तेमाल अगर किया जाए और इसके जरिए निमेटोड, विशिष्ट निमेटोड स्पेसिफिक जीन को पौधे में स्थानांतरित किया जाए तो शायद इस प्रक्रिया का पूरा फायदा हो सकता है। कैसे, तो आप जानते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में टीडीएनए, तो टीडीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिका में दो तरह के सेंस और एंटीसेंस, दो तरह के आरएनए बनते हैं और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब पूरक होने पर दोनों स्ट्रैंड जुड़ेंगे, इसी को डबल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता। जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, आरएनए आई प्रक्रिया, आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और आरंभ होते ही निमेटोड के स्पेसिफिक एमआरएनए होता है वह नष्ट होने लगता है। और जब नष्ट हो जाएगा तो निमेटोड धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार ट्रांसजेनिक जो पौधा होता है अपनी सुरक्षा निमेटोड से आसानी से कर पाता है और इस प्रकार से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का निर्माण किया जा सकता है। आज मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि क्षेत्र में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपका चिकित्सा क्षेत्र में, थेरेपी में बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग।